आती है हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें दो कैटेगरी क्वेश्चन था वो लैम्डा जब मैंने इसको पुट किया वो हो रहा था। हाँ तो किसमें इसमें इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। हाँ वो चांस की बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी तरीके से हो। कई बार वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से हो जाते हैं, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है हार्डेस्ट फर्स्ट लगे ये है तो इसी मेथड से हो। हाँ पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, इसको आगे बढ़ाओ नहीं। यहाँ से अगर देखेंगे हम, यहाँ से कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और माइनस का कोसेक क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की जब मैं वैल्यू लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा v प्लस का x डी वी अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स की जगह क्या हो जाएगा v, और माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक v। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो रहा है बताओ जरा। बी को कट गया, बी से भी खत्म। क्वेश्चन किसका बन जाता है वापस ये सेपरेटिंग वेरिएबल का। तो यहाँ से हम करेंगे डीवी अपॉन में कितना हो जाएगा कोसेक बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ तो जानते हो बहुत कॉमन है, क्या हो गया इसका आंसर माइनस लॉग मॉड एक्स। और जब लॉग होता है तो कई बार लॉग सी ले लेते हैं जल्दी करने के लिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, चाहे मैं सी ले लूँ या लॉग सी लूँ, आंसर मैच करेगा ही करेगा, है ना। आप बताओ इसका इंटीग्रल क्या करेंगे। हाँ साइन भी बन जाएगा ये है ना। और साइन भी का साइन है ना, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस एक्स, यानी कितना हो जाएगा माइनस कॉस बी, है ना। और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ये माइनस कॉस बी, है ना। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वापस वाई अपॉन एक्स, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू से। अब मैं सी की वैल्यू निकालूंगा कैसे, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 लगा करके। तो यहाँ से कितना हो गया कॉस 0, कॉस 0 का आंसर कितना हो गया, यहाँ पे बनेंगे कॉस 0 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग 1 इज इक्वल टू से। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस 1, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहाँ लगा देते हैं। तो माइनस का कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग मॉड एक्स, और सी की वैल्यू -1। और आप इतना कोई दिक्कत है आंसर चेक कर सकते हो, आंसर तो आ गया। चलो आंसर देखो 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 आंसर मैच कराऊंगा ना। आंसर को ना कई बार लिखने के तरीके थोड़े से गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल 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 सही है। केवल क्या ना प्रूफ के वाले केस में मजबूरी होती है ना, केवल प्रूफ के केस में मजबूरी होती है, वरना आंसर को उस फॉर्मेट में लिख के छोड़ जाता है। बाकी आंसर आपको मैच करा दूंगा, कोई दिक्कत है तो, है ना। कॉस वाई अपॉन एक्स है ही। अब देखो मैं आंसर पहले लिखा हूँ, है ना, आंसर साइड में लिखा हूँ क्या है कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है लॉग ई एक्स। अगर आपको ध्यान हो तो हमने वैसे बताते भी हैं कि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है ना। और कॉस क्या है यहाँ पर पॉजिटिव में, कॉस को उधर ले गया, कॉस को उधर ले गया, यानी कितना हो गया कॉस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से कितना हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस का 1। और प्लस का 1 मतलब क्या हो गया एक तरीके से, अरे लॉगी
हाँ जी क्लियर है, वो विशेष कोई कंफ्यूजन नहीं आपको अभी इसमें? तो कुछ और पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। आपका क्लियर कोई आपकी दिक्कत तो नहीं? तो कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो हाँ थ्री में ना हट गया है, और एलपीपी तो एक दो क्लास का है, प्रोबेबिलिटी भी खास है, लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा ही अरे एक क्लास का है, तो कुछ है ही नहीं है ना। हाँ जी बताएंगे यार कौन से मतलब कोर्स से हम कौन से क्वेश्चन से करते हैं? नहीं 13 हाँ ये अच्छा ये तो वेक्टर प्रोडक्ट आ गया ना, यहाँ देखो स्केलर प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर हमें करना है अब। हाँ ये 13 से मैं करा दिया था ना कि ए का डॉट प्रोडक्ट लिया था, फिर बी का है ना, उससे आंसर आ गया। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो थोड़ा सा हल्की सी स्पीड रखते हैं जिससे कि टाइम से ही सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। वैसे काफी हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा बचता नहीं है। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास 0, और बी वेक्टर भी कितना है 0। देन कह रहे हैं अगर ए और बी 0 है तो देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अरे बताओ ये बात सही है कि नहीं? पहले चैप्टर का डाउट है, जो माइनस सी है हम उसको सी लिख सकते हैं। माइनस सी को सी कैसे लिख सकते हो? नहीं कहाँ पे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन किस पे पढ़ेंगे? हाँ कांस्टेंट वो दिक्कत नहीं है ना, कांस्टेंट दोनों तरफ इंटीग्रल होते हैं ना, कहीं भी नोट कर सकते हो, कांस्टेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ये बात क्लियर है कि ए या बी में से कोई भी एक 0 होगा तो ए डॉट बी का आंसर 0 आएगा ही आएगा, कोई भी 0 एक। क्यों मालूम है क्यों? अरे ए डॉट बी क्या होता है एक तरीके से मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। अरे ए या बी में से कोई भी तो आंसर 0 हो ही जाएगा, है ना। आप इसका देखिए जो रिक्वायरमेंट है वो समझ जाएगा। बट द कन्वर्स मतलब क्या है कि अगर a डॉट बी 0 है तो क्या a का 0 या b का 0 होना कंपलसरी है क्या? नहीं, cos थीटा भी 0 हो सकता है। cos थीटा 0 कब होगा? हाँ बिल्कुल सही है ना। ये कह रहे हैं बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, क्योंकि वी नो दैट अगर थीटा 90 है अरे तो भी तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा, यानी कि अगर ए 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है तो भी ए डॉट बी 0 बन जाएगा, क्योंकि थीटा कितना है 90। और अब क्या कर रहे हैं साथ साथ कि जस्टिफाई और आंसर विद एन एग्जांपल। तो हमें एक एग्जांपल लेके बताना है जिसमें ना तो ए 0 है ना ही बी 0 है, ए डॉट बी फिर भी 0 है ना। अब हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे ए वेक्टर लिया मैंने, तो कितना लिया मैंने 2i प्लस जे प्लस के क्या लगे रहते हैं, ये तो पता ही होगा के ऊपर। ये ए वेक्टर 0 नहीं है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि एक बी वेक्टर लिख रहा हूँ। बी वेक्टर कितना है हमारे पास? अरे i माइनस जे माइनस के, ये भी 0 नहीं है, तो इनका ए डॉट बी क्या है 0 है। तो उसके बनाया ये वेक्टर है ना, ऐसे नहीं बना दिया। ए डॉट बी क्या है इसका 0 है ना। कैसे समझना है रहा, यहाँ ए डॉट बी तो मैंने सोच के क्या बनाया, मैंने 2 into 1 क्या करूंगा यहाँ पे 2, 1 into -1 कितना होगा -1, और 1 into -1 कितना होगा -1। अरे डॉट 0 आगे नहीं आ गया, इसलिए मैंने सोच के ही बनाया है ये, है ना। मैंने दिमाग में ये थी कि ये तो जानते हो ना डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट डी क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1, और डिफरेंट के संग क्या होता है सीधे सीधे 0। तो 2 into 1 कितना हो गया 2, 1 minus 1 minus 1, 1 minus 1 minus 1, आंसर क्या आ गया 0। ना ए 0 है ना बी 0 है, ए डॉट बी फिर भी 0 के बराबर आ गया है। तो मैंने अपनी बात को जस्टिफाई भी किया एक तरीके से विद एग्जांपल। हाई विशेष को पूछना है या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा 90। अब तुम इनके बीच में एंगल 90 डिग्री एंगल निकालोगे ना तो 90 ही आएगा। अच्छा क्यों आएगा 90 ये बता सकते हो? मैं कह रहा हूँ अगर इन दोनों के बीच में एंगल निकालूंगा तो 90 डिग्री ही आएगा। क्यों? इसके पीछे रीजन समझ में आना। अगर cos थीटा की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, a डॉट बी बटे मॉड बी, और a डॉट बी कितना आ गया 0। अरे a डॉट बी 0 आ गया तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 0। अरे cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री।
अपनी बात को जस्टिफाई है ना एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए इसको नोट करेंगे ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, थोड़ा सा हल्की सी स्पीड सही लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इजी है ना, ये भी इजी है और 3D भी आपको इजी लगेगा। 3D में भी अगर वेक्टर समझ में आ गया तो 3D भी बड़ा इजी लगेगा आपको, है ना। LPP ऐसे मैंने कहा एक क्लास का है, बस ग्राफ बताने हैं और प्रोबेबिलिटी भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेन हमारा कोर्स लगभग खत्म है। ये एग्जाम्पल कह रहे हो? देखो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या सोच के बनाया, मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड 2 लिया हूँ, फिर 2 का मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा और फिर मैंने कहा -2 बना दूंगा, 0 हो गया। तो एक तरीके से कॉमन सेंस थोड़ा काम कर रहा है इसमें मैंने कि अगर मैं सपोज करो है ना, यहाँ पे 2 प्लस का ले लिया और 2 नेगेटिव का ले लिया, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। ABC हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और एंगल ABC हमें फाइंड करना है। जरा इसका आंसर थोड़ा बताएंगे कि ये एंगल हमें निकालना है और मतलब आंसर का कैसे निकालेंगे वो लॉजिक बताना है ना। आंसर तो बात की बात है, ये पॉइंट है 1 2 3 है ना, बी पॉइंट है हमारा -1 0 0, ये पॉइंट है हमारा 0 1 और 2 और इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है थीटा, है ना। जो हमें थीटा है वो निकाल के लाना है। हाँ ये लॉजिकली डिस्कशन है, फिर तो फटाफट क्वेश्चन कर ही लेंगे ना। बात आ रही है लॉजिक डिस्कस करने की। दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला भी हमने क्या, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी और cos थीटा। देखो यहाँ ये फॉर्मूला जब बना हुआ ना तो कैसे बनेगा, लॉजिक समझ में। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लूंगा बी ए वेक्टर डॉट, यहाँ पे क्या लूंगा मैं, बी सी वेक्टर है तो ए डॉट बी ही एक तरीके से लॉजिक देखा जाए तो, है ना। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या बनेगा, मॉड में बी ए, फिर क्या बनेगा मॉड में बी सी और यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा। अरे वही फॉर्मूला मैंने इसके फिगर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और cos थीटा। अब मुझे एंगल किसके बीच में निकालना था, इन दोनों के बीच में, तो मैंने बी को कॉमन पॉइंट रखा क्योंकि बी ए और बी सी। पहले बात समझाई नहीं, फॉर्मूला बनाते में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको क्या लेना, मैंने ए वेक्टर ले लिया एक तरीके से, अरे इसको मैंने बी ले लिया तो मॉड ए मॉड बी और cos थीटा। अरे ए क्या है बी ए, बी क्या है बी सी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंगल तो कॉमन पॉइंट बी वाला है ना। तो एंगल एबीसी का मतलब ये वाला एंगल हमसे निकलवा रहे हैं, है ना। तो लॉजिक तो क्लियर हो गया, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, बी ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर हम क्या निकालेंगे बी सी वेक्टर, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ए देखो, अरे वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसे, आई प्लस 2j प्लस 3k, समझ ना, माइनस करेंगे -1 ऑलरेडी है तो प्लस का क्या मिलेगा उसे आई, बाकी तो 0 0 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर होगी मेरी। c माइनस बी का मतलब क्या मिलेगा इसे, 0i प्लस 1j प्लस का 2k, माइनस करेंगे तो इसका प्लस आई मिलेगा, c माइनस बी से क्या निकलेगा बी सी, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, उल्टा करते हैं, है ना। बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, विशेष कुछ पूछना तो नहीं है। अब मैं इसको फॉर्मेलिटी बस पूरी करता हूँ, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास सॉल्व करने पर, ये हो गया 2i प्लस 2j और प्लस का क्या हो गया 3k, और यहाँ से कितना हो गया i मतलब 1i एक तरीके से प्लस 1j और प्लस का कितना हो गया 2k। क्लियर है, सॉल्व किया तो बड़ी बात नहीं है ना। अब मैं एंगल निकाल रहा हूँ इनके बीच में, यानी कि cos थीटा बराबर क्या लिखूंगा इसको, बी ए डॉट बी सी मॉड बी ए और मॉड बी सी। हाँ बताते हैं, चलो दोबारा समझ रहा, बी ए का मतलब क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्या है ये है वेक्टर के फॉर्मेट में क्या रहा होगा आई प्लस 2j प्लस 3k, माइनस का क्या करेंगे बी करेंगे, बी का आंसर क्या होगा -i प्लस 0j प्लस k। दोबारा समझना, i प्लस 2j प्लस 3k, पहले यह समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। माइनस का क्या करूंगा बी, अब बी को बताओ, अच्छा बी को वेक्टर फॉर्मेट लिख लो, -i प्लस 0j और प्लस का 0k, ये अच्छा साइन चेंज कर दो, है ना, क्योंकि माइनस हो रहा है, ये प्लस हो गया और 0 तो 0 ही होता है, 0 में लिखा नहीं मैंने इसे, है ना। क्लियर है, चलिए बताएंगे ना जल्दी से, थोड़ा ऑलरेडी कर लेते हैं। हाँ जी, बी ए डॉट बी सी, ना मैग्नीट्यूड भी लगा देता हूँ ना, आंसर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं इसका।
BA डॉट BC और I डॉट I क्या हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया 2, 2 into 1 कितना हो गया 2 प्लस C2 का कितना हो गया 6 मॉड BA यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मॉड B क्या होगा अंडर रूट 2 दूनी 4 2 2 जा 4 और 3 3 9 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अब मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ 6 और 2 8, है ना, कितना हो गया 10, है ना, 9 और 4 13 और 4 कितना हो गया 17 और 4 और एक 5 और एक 6 अंडर रूट के अंदर 6 यानी कि 10, है ना, 6 13 6 कम अच्छा 10, है ना, अंडर रूट के अंदर 102। तो एंगल की अगर बात करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक तरीके से cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट के अंदर कौन सा क्वेश्चन चल रहा है 102। ये क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 15 और एक बार जरा देखेंगे इसका आंसर यही होगा। ये ना क्वेश्चन नंबर 15 है 10.3 का 10.3 क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है, नहीं आंसर होगा। हाँ यार एक बार आपके लिए हल्का सा समझाता हूँ कि अगर क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ोगे तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकलवा रहा था, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और cos थीटा, बट एंगल निकलवा रहा है हमसे BA और BC के बीच में। तो मैंने इसको A की तरह से वेक्टर लिया, इसको B वेक्टर की तरह से लिया, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बना दिया BA डॉट BC इज इक्वल टू मॉड BA मॉड BC और cos थीटा, और बाकी तो सिंपल सॉल्व किया है। तो इससे बस cos थीटा को एक साइड में रख के आपने डिवाइड कर दिया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। चलिए जरा इसे नोट करेंगे, है ना। आर क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16, है ना, थोड़ा सा सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म होएगा वैसे मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी। मैं तो चाहूँगा संडे की क्लास है 1.5 घंटे, मैं तो प्लानिंग है 1.5 घंटे क्लास हो जाए ना तो थोड़ा फिर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो वही यस करी कब जाए। तो वहाँ इससे पहले इनकी कौन सी क्लास होती है, उसके बाद छवि की क्लास होती है, क्योंकि सर थोड़ा जल्दी होएगा ना, फिर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं क्योंकि हाँ नहीं बात आपकी सही है। मैं थोड़ा स्पीड और थोड़ा बढ़ाता हूँ हल्के से, है ना। वेल बहुत इजी है क्योंकि सर एलपीपी तो एक ही दिन में हो जाएगा, एक दिन बहुत छोटा है। वो एक ही दिन का है। कोर्स प्रोबेबिलिटी भी सर जैसे आप बता रहे थे ज्यादा नहीं छोटा बचता ही है कोर्स, क्योंकि इसमें 3D में भी कट गया है प्लेन वगैरह, कोर्स ज्यादा नहीं बचता है ना। कोर्स देखा जाए कंटेंट्स के पॉइंट से देखा जाए तो कोर्स ज्यादा नहीं है, मगर बहुत तेज स्पीड से कराने में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा नॉर्मल स्पीड लेके चल रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पीड को बढ़ा रहे हैं, है ना। और संडे की क्लास जो मैं सोच रहा था वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सर या तो आप ये कर लो कि संडे को जितने 1 घंटे के ना, सैटरडे को भी 1 घंटे की क्लास कर लो। 1 2 7 है ना, यहाँ पर है 2 6 और 3 और यहाँ पर है 3 10 और -1। क्या दिखाना है हमें, कोलिनियर ध्यान रखना। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनके, ये हमने अगर थोड़ा डिस्कस किया हो, जैसे 11th में अगर डिस्कस करें तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो लिहाज का रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना। और यहाँ स्लो काम नहीं करता, यहाँ डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होती है, dr से, या फिर किससे रिप्रेजेंट होती है यहाँ पर dc से। डायरेक्शन या dr से dc से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कोई a वेक्टर है तो वो कितना है हमारे पास, a1i प्लस a2j प्लस a3k। हाँ ये जल्दी से रिपीट करेंगे, इसमें dr क्या होंगे, a1 a2 और a3। अगर मैं यहाँ dc की बात करूँ तो dc क्या हो जाएंगे, a1 अपॉन, इसको अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं ना तो वो डीसीज बन जाते हैं, है ना। डीसीज क्या होते हैं, उसी के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं। तो डीसीज क्या बनेंगे, a1 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ऐसे ही वो बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, एलिमेंट, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, एल, इसको क्या कहते हैं एम, इसको कहते हैं एन। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत आसान तरीके से मैं इसको जाऊंगा, डिस्कस किया जाए। हमें क्या प्रूव करना है, ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन में है तो उनकी डायरेक्शन तो एक ही है। अगर एक ही लाइन में होती है तो सीधी सी बात है कि इनके डीआर्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा। पहले बात क्लियर है कि नहीं, है ना, डीआर्स का रेशियो सेम होगा। अब दो तरीके हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ लाइन्स, पहले 11 से हल्का सा लिंक करता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा कि दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होते नहीं होते। यहाँ पर स्लोप का लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि स्लोप केवल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में काम करता है। यहाँ पे तो स्लोप हो ही नहीं सकता, यहाँ स्लोप हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। यहाँ जो डीआर्स या डीसीस हैं वो उसकी डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर लाइंस पैरेलल हो या एक ही लाइन हो,
तो क्या स्लोप इक्वल होता नहीं होता? देखिए एक ही लाइन है तो स्लोप तो इक्वल होगा, है ना, चाहे पैरेलल हो तो भी स्लोप इक्वल होगा। मैं इसको भी डिस्कस करूंगा एक तरीके से। अब आप स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, चलो मैं उसको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अभी मैं क्वेश्चन को एक सिंपल फॉर्मेट पे लेके आ रहा हूँ, फिर इसको भी डिस्कस करेंगे कि कब पैरेलल होंगी कब कोलिनियर होंगी। आप ये भी तो कह सकते हो कि एक ही लाइन में तो भी स्लोप इक्वल है, लाइंस पैरेलल है तो भी स्लोप इक्वल है, यानी कि वही यहाँ पर लॉजिक काम सर इसमें कर रहा है। मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो। सर क्या हम इसको वेक्टर ना यूज करके डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशन लगी रहती है हर जगह, है ना। जैसे नहीं मैंने सर, अभी वैसे वही अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं इससे। देखिए डिटरमिनेंट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। डिटरमिनेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लॉजिक समझ जरा। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 और 1 कितना होता है, x2 y2 1 और x3 y3 1। कुछ है कि नहीं, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला ये होता नहीं होता? अरे ये तो यस 3 सर। डायमेंशनल ज्योमेट्री है, डिटरमिनेंट में जेड तो आता ही नहीं है ना। अब जेड क्या लेके चलोगे, बात समझे नहीं। x1 y1 तो चलो ये समझ में आ गया, अब ये z1 कहाँ चला गया, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, ये डिटरमिनेंट ओके का सर। फॉर्मूला है यस ना। सर, यस सर। तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब लॉजिक ध्यान रखो थोड़ा सा कि लाइंस कोलिनियर है तो डी का रेशियो क्या होगा, सेम। और लाइंस पैरेलल है तो डी का रेशियो क्या होगा, सेम। अब डी निकलते कैसे हैं, अब दो दिनों को रटने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे को ए बी के डी निकालने हैं, ए बी वेक्टर के तो डी निकालने हैं। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो ये रटने वाला तरीका हो गया, अरे किसी लाइन के डी निकालने हैं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ये डी होती है, रटने वाला तरीका हो गया। अगर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या रटा दिया जाता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये तो हो गया लर्न करने वाला तरीका। अब लॉजिक समझो कि आया कैसे होगा, अरे ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, अरे अल्टीमेटली बात तो वही बन गई भाई। अरे ये बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करूंगा तो कोफिशिएंट तो यही आने वाले हैं, रटने की जरूरत नहीं है ना। लॉजिक समझो इस चीज का कि कैसे लॉजिक काम कर रहा होगा। तो फॉर्मूले के तौर पे कर लो या ऐसे कर लो, बात तो एक ही आने वाली है। अब मैं बात कर रहा हूँ ए बी के डी यानी कि ए बी के डी डायरेक्शन रेशियो बताएंगे क्या होगा। अरे इसमें से वेक्टर को माइनस करो या ये कर लो, बात तो एक ही है ना। तो कितना हो गया 2 माइनस 1 यानी कितना हो गया 1। 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। तीसरा क्या हो गया 3 माइनस 7 यानी कितना हो गया -4। अब मैं डी किसके निकाल रहा हूँ, बीसी के डी यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूँ। 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 6 4, -1 माइनस 3 -4। ये तो रेशियो क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गए, है ना। तो रेशियो भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है तो रेशियो तो सेम होगा ही होगा, यानी कि डी दोनों के क्या है, सेम। तो सेम होते ही यहाँ पर मैंने क्या कह दिया, कोलिनियर। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते थे कि अगर पैरेलल होती हैं तो भी तो रेशियो सेम आते हैं, तो भी तो बात वही बनती है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं, कैसे जज करेंगे कि ये कोलिनियर है या पैरेलल है। अब लॉजिक समझ रहा है इसके पीछे। नहीं मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है, मैग्नीट्यूड से कोई लॉजिक नहीं है इसका। इसके पीछे लॉजिक समझना, अरे बी पॉइंट दोनों में कॉमन है कि नहीं, वो तो कोलिनियर में ही हो सकता है ना। अरे दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या मैं कहूंगा कि ये वाला पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, हो ही नहीं नो सकता, सर, क्योंकि है ना। इंटरसेक्ट पैरेलल कर में ही कोई नहीं कॉमन सकते। पॉइंट होता ही नहीं है, यहाँ एक पॉइंट कॉमन है तो डेफिनेटली बात है कि रेशियो सेम आ रहे हैं और पॉइंट बी इज कॉमन, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। अब पैरेलल का लॉजिक काम यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पूरी थ्री इसी पे चलनी है, पूरी थ्री सर इसी पे चलनी है। हाँ जी बोलिए। सर बुक में ना कोलिनियर का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो तरीके तो बहुत हो सकते हैं। अरे मैं आपको ये भी कह सकता था कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, अरे 3D में बताया ये क्या सर है उसमें उसमें, ऐसे ही कर रखा है है ना। कि अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस निकालो, बीसी का डिस्टेंस निकालो, एसी का डिस्टेंस निकालो, बड़ा डिस्टेंस यस दो सर, छोटे डिस्टेंस के सम के यही बराबर आ कर गया, रहा है। कोलिनियर हो गया। और उस काम को करने में आपको कम से कम 10 मिनट लगते, यहाँ तो कम 2 मिनट में हो रहा है, यहाँ काम ऑलरेडी हो तो रहा है। सर मुझे आपने इसमें किया क्या, एक बार वापस बता सकते हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर कोलिनियर है तो पहले डी का रेशियो सेम होगा, पहली बात क्लियर है कि नहीं। सर डीआरएस रिजल्टेंट हुआ ना? डी मतलब डायरेक्शन रेशियो, अच्छा। जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एम है एक तरीके से, है ना। एम होता है 2D में और डी होते हैं 3D में, इतना फर्क हो जाता है बस केवल, है ना। ओके सर।
और डीआर कैसे निकालते हैं, या तो फॉर्मूला रटा दिया जाता है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अरे ए बी के डीआर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी से ए को माइनस करेंगे और फिर Yes, जो sir. कोफिशिएंट है वही तो डीआर बन जाते हैं। मैंने जैसे कहा ना a1 a2 a3 क्या होंगे इसके कोफिशिएंट, वही तो डीआर होते हैं, वही तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। उस Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो डीसीज बन जाते हैं, उसको एलिमेंट से नाम दे देते हैं। हाँ जी, क्लियर है Okay, मेरी sir. बातें? Yes, चलिए, sir. ये क्वेश्चन हो गया है 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी का मतलब फिर वो कह रहा हूँ, मेरे लिए ये नहीं है कि बस कोर्स तो खत्म हो गया मगर चीजें बहुत सी ऊपर से निकल गई, तो फिर मेरा ऐसा मानना है कोर्स करना ना करना सब बराबर ही हो जाता है ना। जैसे स्कूल वालों ने 1 महीने में पूरी बुक खत्म करा दी सेकंड बार, है ना, बहुत तेज स्पीड से एंड में कराते हैं, मतलब एक एक क्लास में एक एक चैप्टर ही खत्म करा देते हैं, बहुत तेज स्पीड से खत्म कराते हैं एंड में। क्वेश्चन नंबर 17 जरा सोच के बताएंगे क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं शो दैट वेक्टर दिस, मतलब एक दो तीन वेक्टर दे रखे हैं, फॉर्म वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो दिमाग लगाना यार, कई तरीके हो सकते हैं काम करने के, और आसान तरीका ढूंढो ना, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि आसान तरीका क्या हो सकता है। ए बी सी है, और अब ये भी ध्यान रखना ये जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं किसके दे रखे हैं, साइड के या वर्टेक्स के। फ्रॉम द वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स की बात चल रही है, तो वर्टेक्स क्या दे रखे हैं, एक एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें वेक्टर के फॉर्मेट में 2i माइनस जे प्लस का के। बी जो वर्टेक्स है वो दे रखा है हमारे पास i माइनस 3j माइनस का 5k। जो सी वर्टेक्स हमें दे रखा है वो है 3i माइनस 4j माइनस 4k। और ध्यान रखना वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अरे इसमें एक एंगल कोई भी 90 डिग्री है ना, हमें नहीं पता कौन सा 90 है, अब ए भी 90 हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन में एक बार आपके लिए रीडिंग कर लेता हूँ, फिर ज्यादा अच्छे समझ पाओगे आप, है ना। ये कहने हैं शो दैट वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, देखो ये पॉइंट है वो, है ना, i माइनस 3j माइनस 5k दूसरा वाला पॉइंट है, बी ले लिया मैंने उसको, 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। मैंने जानबूझ उसका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाया, आपको इसमें 90 डिग्री तो कोई है नहीं, अब मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे भी नहीं पता कौन सा 90 है ना, हो सकता है ये 90 रहा हो सकता है ये हो सकता है 90। अब आपको जज करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो डेफिनेटली बात है एक एंगल क्या रहा होगा हमारा 90, और ये भी आप जानते हो 90 तो एक ही हो सकता है ना, 90 हो ही नहीं सकते। हाँ जी, बात आ रही है इसको सोचने की, इसको करने की। एक तरीका जो आपको पुराने लॉजिक से मैच करेगा वो मैं बता रहा हूँ। क्या कर सकते हो आप, ए बी वेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे ए बी वेक्टर, बी में से ए माइनस करके, फिर बी सी वेक्टर निकालो सी में से बी माइनस करके, बी में से बी निकालो माइनस ए माइनस सी करो। अब आपने क्या निकाल दिया वेक्टर, ए बी वेक्टर निकाल दिया, फिर आपने बी सी वेक्टर निकाल दिया, फिर आपने सी ए वेक्टर निकाल दिया, फिर क्या निकालेंगे मॉड ऑफ ए बी, क्योंकि वेक्टर से हमें नहीं पता चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उसका क्या निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए बी, नहीं क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड। फिर क्या निकालेंगे मॉड ऑफ बी सी, फिर क्या निकालेंगे मॉड ऑफ सी ए। अब आपकी बात सही है, इन तीनों में एक बड़ी होगी, एक तीनों में बड़ी होगी। सर थर्ड साइड का सम हाँ, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, सपोज उसको वाली साइड बड़ी आ गई, पता हमें नहीं होता, अंदर लेके चलना, तो यानी क्या करेंगे मॉड सी ए का होल स्क्वायर अगर मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी सी का होल स्क्वायर के बराबर है, ये कौन सी थ्योरम कहलाती है हमारी, दूसरा हो जाता है, इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और बड़ी साइड का स्क्वायर दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज 90 डिग्री, देन इट इज नोन एज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि इसमें 90 का लॉजिक हम प्रूव करते हैं, उसमें 90 डिग्री गिवन होता है, इतना हल्का सा फर्क होता है, बात वही है। और इसको करने में आपको टाइम बहुत लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। मैं आपको आसान तरीका सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले देखो वेक्टर तो ए बी में निकालना ही पड़ेगा, मैं इस को हटा रहा हूँ, वही समझा नहीं, कभी अगर कोई दिमाग में ना आए ना ये तरीका तो आप कर ही सकते हो, तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो हैं। हाँ बोलो बोलो ये भी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर का मतलब कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ से कितना हो गया सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ से क्या होगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, एक बार
तो इसका जवाब तो सबसे बढ़िया तो ये शॉर्ट में, एक बार आप किसी अच्छी जगह सेटल हो जाओ बस फिर लाइफ सेट है, वरना तो मैंने कितने लाइफ में कई बार धक्के खाने पड़ जाते हैं, जो धक्के खा रहे होंगे वही समझ सकते हैं इस चीज को कितनी मुश्किल जिंदगी हो जाती है अगर सेटलमेंट प्रॉपर ना हो लाइफ में, बहुत दिक्कतें आती। तो एक बार आप लाइफ अच्छे से सेटल हो जाओ फिर जो मैंने बहुत दिन देखना भी मत इनकी तरफ क्या हो गया b माइनस ए, हाँ जरा थोड़ा जल्दी करेंगे ना, b माइनस ए सी माइनस बी और a माइनस बी। अब यहाँ से जरा माइनस करो जरा b माइनस ए, तो b में से इसको माइनस किया तो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 माइनस आई, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 माइनस 2j, देखो प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 6k, फिर क्या हो गया बी सी 3 माइनस 1 यानी कितना हो गया 2y, इसमें इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस j, इसमें इसको माइनस करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा k, हमें सी ए में से सी को माइनस कर रहा हूँ, अरे 2 माइनस 3 माइनस का i माइनस यानी कि माइनस प्लस का 4 हो जाएगा यानी कि प्लस का 3j, इसमें से इसको माइनस करूंगा a माइनस सी यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा 5k। वैसे मैं जल्दी कर रहा हूँ, देखो ना कहीं जरा भी लग रहा हो कुछ हल्का सा गलती कहीं सपोज करो तो एक बार टोक देना, मतलब बता देना इसमें, है ना, वैसे तो सही होगा। हाँ जी, अब बात आ रही है, मैं उस लेंथी तरीके से नहीं जाने वाला, क्या शॉर्टकट तरीका है मेरे पास, क्या शॉर्टकट तरीका है कि मैं बता दूं कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। सर इसको स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। बिल्कुल सही, और देखिए आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखिए लॉजिक समझना क्या हो रहा है कि अगर 90 डिग्री रहा होगा तो कॉस क्या हो जाएगा 90, अरे कॉस 90 रहा होगा तो सीधी सी बात है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहा होगा 0 के बराबर। अब मैंने देखा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, समझ लो ऑलरेडी कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 मतलब -1 इंटू 2 कितना हो गया -2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया प्लस का 2 और ये हो गया -1, 0 नहीं आया, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएंगे। अब मैंने देखो हल्का सा सर्कल लगाया है, इससे मेरे को आइडिया लग गया था कैसे, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू -1 माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू 1 यानी कि आंसर क्या आ गया 0। यानी कि सीधी सी बात है कि BC और AC, BC और AC क्या रहे होंगे आपस में परपेंडिकुलर, तो कौन सा 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया, है ना, इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि एंगल C कितना हो गया 90 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ना तो BC 0 है ना CA 0 है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो डेफिनेटली बात है दोनों बीच में क्या बना रहे होंगे 90 डिग्री का एंगल ही जनरेट कर रहे होंगे, तभी तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है। देखो ये 11 ये मतलब सॉरी 12 के तरीके से ही तरीका बेस्ट है ना, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरीका बेस्ट है, आपको इसी तरीके से ही करना चाहिए, वो तो 10th वाला तरीका है ना, 10th भी नहीं कह सकते 11th का तरीका कह सकते हैं, क्योंकि 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला केवल 2 पॉइंट की 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बताया जाता है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो 11th में आता है ना, तो वो तो बहुत लेंथी तरीका है, यही तरीका बेस्ट है, ये दिमाग लगाना है आपको। कई बार तो लिख भी देते हैं विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का कहीं सवाल नहीं करना आपको, है ना, बता भी देते हैं कई बार, नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब ये जो है ना क्लास के अकॉर्डिंग चलती है ना सारी चीजें, लॉजिक तो देखो पहले भी पढ़ चुके हो आप, मगर क्लास के अकॉर्डिंग चलती है सारी, आप ना क्लास के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यही तरीका बेस्ट भी है और इजी भी है। हाँ जी, विशेष कुछ पूछना तो नहीं है, आर क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, सोच के बताना यार, एक वेक्टर ए है ना, एक वेक्टर ए है, अरे जिसका मैग्नीट्यूड इन्होंने ए ही दे रखा है ना, दे रखा है, मैं नहीं माना खुद के रखा है इन्होंने, और कह रहे हैं लैम्डा ए इज ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा ए क्या है नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, देन ये कह रहे हैं लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, है ना, ये हमारा क्या है यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है, और इफ यानी कि 4 कंडीशन लगा रखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1, दूसरी कंडीशन है लैम्डा इज इक्वल टू -1, तीसरी कंडीशन है a इज इक्वल टू मॉड लैम्डा, और चौथी कंडीशन है a इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा, है ना, 4 हमें
आंसर दे रखे हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, मतलब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये। पहले इसको हटा दो सब नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, ये कोई सजेशन देंगे जरा जल्दी से कि मॉड ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए है ना, दे रखा है कि भाई ये कोई क्वांटिटी है वो दे रखी है, और ये लैम्डा ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो सीधी सी बात है कि मॉड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर क्या होगा, 1। और यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। लैम्डा तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड लैम्डा इनटू मॉड ए इज इक्वल टू 1। लैम्डा चलो जो भी है, मैंने दोनों पे मॉड लगा दिया ना, ब्रेक हो जाता है मॉड एक तरीके से, है ना, मल्टीप्लाई। आप जरा गौर से देखना कि मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए, तो मॉड ऑफ लैम्डा इनटू ए इज इक्वल टू 1। कौन सा आंसर मैच कर गया, सर डी। डी वाला आंसर मैच कर गया, तो डी वाला आंसर क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, बिल्कुल सही आंसर है डी वाला पार्ट। आइए विशेष कुछ पूछना है क्या इसमें, है ना, तो ध्यान रखना ये चीज हमें गिवन थी, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और मॉड ऑफ ए भी क्या होता है, मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, और मॉड ऑफ ए वेक्टर ए के बराबर है, इसको हम डी पार्ट से यहाँ से मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 10.4, है ना, 12 ही क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मिसलेनियस भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, मतलब हम कह रहे हैं कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ऐसा बसता नहीं है, मगर थोड़ी सी स्पीड रख के चलेंगे तो और जल्दी कंप्लीट करता हूं मैं, क्योंकि लॉजिक बताता हूं, फिर आपके संग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.4, देखिए इसमें जैसे हमने कहा था, थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहे थे कि अब तक हमने क्या पढ़ा, मैं उसको भी हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ, कंपेयर भी करूंगा, है ना। हमने क्या पढ़ा है अभी तक, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। इसके लिए हमने जो मेन फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी और कॉस थीटा। इसी से चलो जल्दी से हल्का सा रिवाइज कराएंगे, क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूँ। आई डॉट आई का आंसर क्या होता है, 1, तो ठीक, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और अगर मैं कहूँ आई डॉट जे 0 है, डिफरेंशिएशन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री एग्जिस्ट करता है। आप जानते हो आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सब आप जानते हैं ना। अब मैं एक्सरसाइज 10.4 डिस्कस कर रहा हूँ, ये कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। इसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझना है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ देखो ये क्रॉस है ना, इसलिए इंटू मत समझना, इसको नाम अलग अलग होते हैं। ये क्या कहता है, हल्का सा छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे आया था साइन थीटा, और यहाँ एन कैप और आ जाता है ना। अब मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन से और अच्छे से आप समझ जाओगे। हमने शुरू में बताया था, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आ जाती है। अरे ये जो एन कैप है ना, ये न्यूमेरिकली इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये क्या करता है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना। न्यूमेरिकली मैं बताऊंगा कैसे यूज करेंगे, कहीं अगर करेंगे तो, या न्यूमेरिकली देखा जाए तो इसकी कोई खास वैल्यू आपके लिए नहीं है। ये क्या बता रही है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कि जो दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, वो इस एन कैप से रिप्रेजेंट होती है। और यूनिट वेक्टर है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। अब जरा इन जनरल डिस्कशन ले लेते हैं। आई क्रॉस आई यानी कितना हो गया, मॉड आई यानी क्या बनेंगे, लिखेंगे साइन, बिल्कुल ठीक है ना। आई और आई क्या, दोनों एक्स एक्सिस पे होते हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, दोनों एक्स एक्सिस में हैं। अरे साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, उल्टा हो गया। अरे वहां जहां आई डॉट आई 1 बनना था, वहां आई क्रॉस में सर डॉट का उल्टा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आंसर 0 हो जाता है, उल्टा आंसर हो गया, है ना। बात क्लियर है मेरी। इसी तरीके से अगर मैं सिमिलरली कहूं आपसे कि जे क्रॉस जे का आंसर क्या होगा, 0, और यहाँ पर के क्रॉस के का आंसर भी क्या होगा, 0। अब जरा सोच के आंसर देना जरा। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, आई क्रॉस जे की, तो 0।
नहीं, सुनो जरा पहली बात, आई क्रॉस जे का मतलब कितना हो गया, मॉड आई और मॉड जे, और यहाँ पे कितना है साइन थीटा। सर थीटा के हो कितना हो गया? जाएगा सर के। हाँ थीटा कितना हो गया पहले बताओ, 90 है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पर एक एन कैप और लगा हुआ है, उसको बताऊंगा एन कैप का मतलब क्या है यहाँ पर। पहले बात यहाँ तक समझ आ रही नहीं आ रही? अरे यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। बात समझ आ गई? अब एन कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन मैं आपको बता सकता हूँ कैसे, लॉजिक समझ में पहले हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। लॉजिक समझना यार, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, यानी कि इधर क्या होगा आई, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस, है ना, ये क्या होगा जे। अब इसके लिए कहते हैं एक राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है, राइट हैंड का यूज किया जाता है ना, कैसे लॉजिक समझना, इधर एक्स एक्सिस है और इधर क्या है वाई एक्सिस है, मैं आई से जे की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मेरा अंगूठा है सर के एक्सिस की तरफ, जेड है एक्सिस ना, की ये तरफ मैं है। आई एक्सिस से जे एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा अंगूठा क्या रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जब मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो उसकी डायरेक्शन जो आएगी ना वो के कैप की तरफ आएगी, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ आएगी। बात क्लियर है मेरी? अब जरा उल्टा समझना है, अगर मैं सपोज करो जे से आई की तरफ जा रहा होता, मैं क्या करता जे से आई की तरफ जा रहा, अब मैं अंगूठे को ऐसे नहीं रख सर सकता, मैं माइनस इधर के से हो उधर जा रहा हूँ, जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो लॉजिक समझ आ रहा, अब मेरा अंगूठा पीछे की तरफ चला जाएगा, और जे से आई की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा अंगूठा क्या होगा पीछे की तरफ, क्या माइनस के, है ना। तो यानी कि आंसर क्या होगा एक तरीके से, अरे जे क्रॉस आई का आंसर क्या होगा माइनस के कैप, मैग्नीट्यूड इसका 1 ही है, और ये क्या डायरेक्शन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस पे पीछे की तरफ। हाँ इतना थोड़ी हर समय दिमाग लगाते रहोगे कि हाथ को घुमाते रहोगे हाथ ऐसे गया कि ऐसे गया, हाथ का कोई लॉजिक तुम्हें याद नहीं रखना। अब आसान तरीका है, यहाँ पर है आई, यहाँ पर है जे, और यहाँ पर है के, ठीक है। अब बहुत आसान तरीके से आप चीजों को हाँ जी, आप लॉजिक समझ रहा, अब एरो को तो ध्यान रखना, आई क्रॉस जे क्या आ गया के, यहां से देखना है ना, जे क्रॉस के क्या आ गया आई, के क्रॉस आई क्या हो गया जी। अब उल्टा चलना शुरू कर दो, तो आई क्रॉस के उल्टा चलने हैं तो माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई यानी कि अपनी तरफ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस, उल्टा चल रहे हैं तो उसके नेगेटिव, और आई और जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे आई आएगा, उल्टा चलेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो बहुत जल्दी इसके सारे रूल्स बन गए। एक रूल्स में आपसे जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप बताएंगे के क्रॉस आई, क्या बनेगा के क्रॉस आई का आंसर? बिल्कुल सही है ना, सर के जे क्रॉस आई बनेगा। है ना, इसका आंसर क्या बनेगा जे कैप, यानी कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जे मतलब क्या आएगा वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की ओर। बात क्लियर है मेरी? चलिए बस फटाफट इसको चाहो तो नोट कर लो, या मैं आपको है ना पूरा इसका सेट ही दे दूंगा अगली क्लास में, जिससे और जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी ना, तो सारे में लिख रखे हैं, मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा, हमें सॉफ्ट कॉपी छोड़ो हार्ड कॉपी दूंगा, जिससे जल्दी से जल्दी चीजें कवर हो, है ना। तो इनके लिए बाकी सॉफ्ट कॉपी इनके संग तो ऑप्शन नहीं है, इनको सॉफ्ट कॉपी देंगे, आपको ना हार्ड कॉपी दे, ठीक। तो क्या बात समझ आ गई मेरी? तो एक क्रॉस भी क्या होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये क्या करता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मगर जब एंगल की बात करते हैं ना तो डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं होता, हम क्या लगाएंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। जब हम एंगल की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन से कोई खास मतलब नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर कभी एंगल निकालना हो तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। चलिए अब आते हैं, नहीं ये तो केवल डायरेक्शन को बताता है ना। अब डायरेक्शन को आई जे के डायरेक्शन बता सकते हैं। अब अरे कोई वेक्टर कहीं हवा में चल रहे हैं, वेक्टर तो हवा में चल रहा है ना, 3 डायमेंशनल बैटरी है, एक इधर है एक इधर है, अब मुझे पता क्या डायरेक्शन कहाँ जाएगी उसकी बात है ना कि हर जगह डायरेक्शन थोड़ी बता सकता हूँ मैं, या आप डायरेक्शन तो केवल बेसिक चीजों बता सकते हैं कि इन दोनों का करा तो इधर की तरफ होगी, इन दोनों का करा तो पीछे की तरफ होगी, और हवा में पॉइंट कहीं चल रहे हो तो उसकी डायरेक्शन हम कहाँ से निकालेंगे, तो केवल रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे उसको, हमें नहीं पता उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। क्या वो क्वेश्चन से क्लियर हो, बेसिक क्लियर है ना?
दोनों में फर्क क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में? आरव आपको क्लियर है? मैं इसको हटाऊं फिर यहाँ से? यस सर। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 10.4। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। बेसिक लगभग सारा हो गया इसका, बहुत जल्दी जल्दी आप इसके आंसर निकालते चलिए। मैं जो पहला क्वेश्चन है इसको आपको दो तरह से करा सकता हूँ, तो सीधी सी बात है कि आसान तरीके से आप ही चाहोगे, मुश्किल तरीके से आप क्यों चाहोगे, तो मैं फिर आपको एक आसान तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का। पहला यहाँ पर है मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो A वेक्टर है ना, वो है हमारे पास I माइनस 7J प्लस का 7K। फिर आती है B वेक्टर, वो है हमारे पास 3I माइनस 2J और प्लस का 2K, है ना। हमें संदीप सर बात करनी है उनको। चलो मैं इसको बता रहा हूँ जरा, आप करके दिखाना है ना। यहाँ पर कितना है I माइनस 7J प्लस का 7K क्रॉस 3I माइनस 2J और प्लस का 2K। गलत से मैं करूंगा नहीं इस तरह से, इसको पूरा नहीं करूंगा इस तरीके से, बहुत टाइम लगता है इस तरीके से करने में, तो है ना। I क्रॉस I क्या होगा, जो उल्टा था डॉट प्रोडक्ट में उल्टा लॉजिक था, जीरो हो सेम गया। को सेम के संग कर रहा था, डिफरेंट के संग जीरो कर रहा था। अब उल्टा चलेगा, अब मैं सेम के संग सेम करेंगे तो जीरो होगा और डिफरेंट के संग आंसर आएगा। अब अगर मैं जरूर करता तो कैसे करता, इसका इससे क्या होता जीरो, फिर आई क्रॉस जे क्या हो जाता के, उसी तरह से है ना, उस तरह से आई क्रॉस जे तो -2 और आई क्रॉस जे आंसर क्या लिखता है यहाँ पर मैं के। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होता यानी कि प्लस का 2, अरे के क्रॉस आई जे होता है, आई क्रॉस के क्या होता माइनस जे, है ना। के और आई का मतलब क्या होता है जे, तो आई क्रॉस के का आंसर क्या होता माइनस जे। बात क्लियर है मेरी? फिर इसका इसके संग इसके संग क्योंकि जे का जैसन है ना, फिर के का इसके संग के का इसके संग जीरो होगा, पूरा आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही आएगा। मगर ये तरीका लेंदी है ना। शॉर्टकट तरीका क्या है ये समझ गए, ये क्या कहलाती है डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या निकालना है मॉड ऑफ एक, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मॉड है। तो ए क्रॉस बी निकालने का एक मेथड है आपका डिटर्मिनेंट वाला तरीका। डिटर्मिनेंट वाला तरीका क्या कहलाता है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर के है। ए के कोफिशिएंट लिखो, कितना है 1 माइनस 7 और 7। बी के कोफिशिएंट लिखो 3 माइनस 2 और प्लस 2। अब डिटरमिनेंट याद आ गई होगी, क्या करेंगे इसको इवेल्युएट। इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है आई, क्या करेंगे 7 2 जा 14 माइनस 14 और माइनस 14 यानी कि प्लस का 14, क्या गायब हो गया, आई गायब हो गया। बीच में क्या होता है साइन चेंज होता है, ध्यान होगा ना, माइनस का जे यानी कितना हो गया 2 माइनस 21 यानी कि माइनस 19 प्लस का कितना हो गया के यानी कि माइनस का 2 और प्लस का कितना हो गया 21 यानी कि अल्टीमेटली क्या बन गया हमारे पास 19J और प्लस का 19K, और ये तो जीरो ही हो गया। हमें क्या निकालना था उसका मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड मतलब यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो गया अंडर रूट के अंदर 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर। अरे मैं इसको सोल्व भी क्यों करूं, क्या मैं इसे 19 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस। आंसर आ गया, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ गया 19 अंडर रूट 2 और मैग्नीट्यूड है तो कुछ भी यूनिट लिख दो, हमें नहीं पता मीटर सेंटीमीटर जो भी है यूनिट, एरिया नहीं है तो मैग्नीट्यूड है। हाँ जी देखेंगे ना इसका आंसर क्या है 19 अंडर रूट 2, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर मैंने चेक कर लिया है। आर अब क्लियर है आपको ये और यस सर। विशेष है ना। चलो खैर, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपको होगा तो एक सेकंड।
हाँ जी आरब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? यस सर क्लियर है। चलिए देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा हल्की सी सही स्पीड से चले तो ये मुश्किल से आधे घंटे में मैं एक्सरसाइज को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ, है ना। तो अभी तो मैं एक आध क्वेश्चन कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसको भी कंप्लीट करेंगे और मिसलेनियस हमारी काफी हद तक कंप्लीट, यानी कि वेक्टर खत्म। और उसके बाद 3D कम हो गया कोर्स इस बार हमारा 3D का, तो 3D भी तो सर कवर 3D करेंगे। में कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है? मैं उसको पूरा डिटेल आपको ना मतलब ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ओके सर। पूरा, क्योंकि पिछली बार तो 3D काफी था, इस बार 3D कम हुआ है, चेंज हुआ है इस बार। मैं एक बार प्रॉपर चेक करके ना आपको ग्रुप पे मैसेज दिया कि क्या क्या आर्टिकल है। पिछली बार तो केवल मतलब लाइन और प्लेन के बीच में एंगल हटा था, बाकी 3D लगभग पूरा ही था, और इस बार प्लेन को काफी हद तक हटा दिया गया है। क्वेश्चन देखो 3D अगर मतलब जैसे ना अगर लेटेस्ट के करना फिर आपसे 3D बहुत जल्दी हो जाएगा काम, फिर 3D में कुछ खास ज्यादा बचता ही नहीं है। एक चीज को पढ़ाना बहुत आसान होता है इसमें 3D में, जब लाइन और प्लेन का लॉजिक मर्ज होकर चलता है ना, वही 3D को मुश्किल बनाता था। तो अगर ऐसे मर्जिंग वाले क्वेश्चन मैं और कंफर्म कर लूंगा नहीं आ रहे हैं, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अब सीधा तो प्लेन खत्म हो गया तो लाइन और प्लेन का मर्जिंग भी खत्म हो गया है ना। तो डेफिनेटली बात है कि अगर प्लेन खत्म है तो लाइन प्लेन का मर्ज करके लॉजिक भी नहीं आएगा, यानी कि फिर तो बस लाइन लाइन पढ़ानी है। अरे बहुत जल्दी, लाइन तो यही है, वेक्टर है, वेक्टर भी तो लाइन ही है ये। ये मैं कहूँ ये लाइन को है 2i + CD लाइन है, और ये अगर मैं बोर्ड कहूँ तो बोर्ड प्लेन है ना। वहाँ ये सब समझाना पड़ता था कि लाइन है, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि वैसे ओके इस समय मिलिए ना, इस समय मेरे और आप दोनों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चीजें कवर हों, बाकी डिटेल बाद में डिस्कस कर लेंगे। कौन सा बोर्ड थोड़ी अभी हो रहे हैं, प्री बोर्ड की तो बात कर रहे हैं हम केवल। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a + b और a - b। अब लॉजिक समझना कि पहले मैं क्या निकालूंगा, a + b निकालूंगा, फिर क्या निकालूंगा यहाँ पर मैं a - b निकालूंगा, है ना। फिर मेरे को एक यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम, उस वेक्टर को, हाँ बिल्कुल सही है ना, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अगर मेरे को एक कैप चाहिए तो सीधी सी बात है एक वेक्टर को मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो तुमको पहले दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए करना क्या है, क्या क्या लॉजिक स्टेप। हमें a + b निकालेंगे, a और b दे रखे हैं तो a + b निकाल लेंगे, a और b दोनों दे रखे हैं a - b निकाल देंगे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर। देखो पहले क्या परपेंडिकुलर कह रहा है, परपेंडिकुलर कह रहा है ना, और वो एक यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। आप यहाँ से देखो लॉजिक समझ में आ रहा, लॉजिक कैसे बन के आता है कि मैंने कहा i × j का आंसर क्या आता है, k होता है। i × j का आंसर क्या होता है, k। इसी से एक लॉजिक बन के आ गया। अगर मैं देखो i क्या होता है x एक्सिस, j क्या होता है y एक्सिस, और k क्या होता है z एक्सिस। इससे लॉजिक बन के क्या आ गया कि अगर मैं दो वेक्टर का क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसकी डायरेक्शन उन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर। आई क्या है एक्स एक्सिस की तरफ, जे क्या है वाई एक्सिस की तरफ, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसी से बेसिक रूल बन के आ गया कि दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो उसका जो आंसर आएगा वो दोनों की क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। और हल्का सा लॉजिक क्लियर हुआ, a + b निकला है, a - b निकला है, फिर दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो आंसर आएगा उसी को उसके मैग्नीट्यूड से बस आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को और कंप्लीट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और कंप्लीट करते हैं इसको। हाँ यार पहले लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको, नहीं? यस सर। चलिए मैं कह रहा हूँ, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं बचता, तो हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए। a + b, है ना। तो यहाँ से मैं देखो अगर 3 और 1, चलो मैं ज्यादा जल्दी हो जाएगी, 3i + का 2j + का 2k + का b का मतलब कितना हो गया, i + का 2j और - का 2k, a - b यानी कितना हो गया, 3i + का 2j + का 2k - b - i - 2j, और साइन चेंज होने पे क्या हो गया, + का 2k। चलो करेंगे ना जल्दी से आप भी, है ना। बहुत इजी है कि यहाँ से
आई कितना हो गया एक तरीके से यहाँ से 4i प्लस का कितना हो गया 4j, कुछ नहीं तो बेटर है इसको 0 के एक बार लिख दो, सेफ साइड रहता है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखने में अगर सीक्वेंस ना सही हो तो गलती भी हो जाती है, तो उसको 0 के करके या 0j करके लिख देना चाहिए ना। यहाँ से कितना हो गया 2i प्लस देखो जे है नहीं, मगर आपने अगर सीधे के लिख दिया ना तो जल्दीबाजी में गलती कर जाओगे आप, जे के होता है जे के नीचे के का कोफिशिएंट लिख जाओ। और यहाँ से कितना हो गया प्लस का 4k, क्या निकालना था हमें, हमने कहा था कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट किससे करेंगे a माइनस बी से, क्योंकि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन उन दोनों के ही परपेंडिकुलर आती है। क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं, अरे क्रॉस प्रोडक्ट का हमने आसान तरीका बनाया, क्या चीज डिटरमिनेंट i j k 4 4 0 2 0 4, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ से कितना हो गया i यानी कितना हो गया 16 माइनस का j है ना, और ये करेंगे तो i के संग ये तो 0 हो गया, j के संग भी कितना हो गया 16 प्लस का कितना हो गया यहाँ से k यानी कि माइनस का 8, तो कितना हो गया यहाँ से 16i माइनस 16j और माइनस का 8 है ना, ये वेक्टर आ गया, जो वेक्टर इन दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। मगर हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जिसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे हम इसको डिवाइड, तो यानी कि 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 4 10 और 6 16 1 है ना, 5 और 1 6 6 12 12 है 17 7 1 2 2 4 और 1 5, यानी कितना हो गया 576, 24 का स्क्वायर शायद 576 ही होता है ना, तो यहाँ से कितना हो गया 576 यानी कितना हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में कितना हो गया 24, 24 सबके नीचे जाएगा है ना, 24 जब सबके नीचे जाएगा 8 दूनी 16 8 3 24 i 8 दूनी 16 8 3 24 और यहाँ से j और 8 3 24 1/3k, और मालूम आंसर कैसे रखा होगा पीछे, देखो एक आंसर ये होगा, दूसरा आंसर क्या दे रखा होगा, एक तरीके से आंसर ये भी हो सकता है -1/2 3i प्लस 2/3j और प्लस का 1/3k, आंसर ये भी हो सकता है, बराबर क्यों, हाँ रीजन समझना इसके पीछे क्या है, मैंने कहा कि i क्रॉस j क्या होता है k के बराबर, हमने कहा हाँ, अरे कोई स्टूडेंट कहे नहीं जी मैं तो इसको इधर आगे रखूंगा, मैं तो इस वाले वेक्टर को आगे रखूंगा है ना, वो कहे नहीं जी मैं तो इसको ऐसे करना चाहता हूँ j क्रॉस i, ऐसा कुछ कहा थोड़ी है कि पहला कौन सा है पहला बाद में कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है माइनस के भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने सेफ साइड में दो आंसर दे रखे हैं, आंसर दोनों में से कोई भी आ जाए दोनों आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं एक बार हल्का सा, बाकी ना भी जिसमें कोई ऐसी खास बात ही नहीं है ना, प्लस माइनस बिल्कुल सही आंसर। सर मेरे को कहीं जाना है, मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ बस बस क्लास को भी यही एंड करने हैं, ये समझ में आ गया ना लॉजिक, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सर आ गया, ये तो सर सही कर है रखा ना? है, 11th में भी करा था क्रॉस पे। चलिए है ना, बस फिर है ना नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्लास को एंड कर रहे हैं ना। हाँ अब आप कुछ पूछना चाहते हो तो फिर मैं क्लास में कोई दिक्कत